गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रेन कर रही थी तो उस दौरान जब जो वेरियस किंगडम्स थे या फिर फ्रीडम फाइटर्स थे, जब उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट किया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 1857। ओके, 1857 में पहला इंडिपेंडेंस के लिए पहला रिवॉल्ट हुआ था, जिसको कि हम फेमस वॉर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। उस दौरान पीपल्स जो कम्युनिटी थी, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज थी, हमने देखा कि जो शाही परिवार थे उनको भी सफर करना पड़ा था। ट्राइबल पीपल्स थे, जो हमने जो भी थोड़ा दिन पहले लास्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें ट्राइबल पीपल्स ने सफर किया। इसके साथ साथ पीजेंट्स और जो लोकल जमींदार फार्मर्स थे उन्होंने भी सफर किया था, यानी कि हर एक सोसाइटी ने सफर किया था। तो उस दौरान पीपल ने कैसे रिबेल करा और क्या क्या कारण थे, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उनकी लाइफ में, जिस वजह से उन्हें रिबेल करना पड़ा, यानी कि विद्रोह करना पड़ा। ओके, so the first topic of this chapter is how did the policies of the East Indian Company affect the people। अब जो भी पॉलिसीज इन्होंने बनाई थी, पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हो गया हो, सब्सिडरी हो गया हो, या फिर जो महलवारी सिस्टम हो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो, जिससे कि काफी इफेक्ट पड़ा। ओके, जिससे कि जो लोगों थे, जो आम इंसान से लेके तो अप टू द हायर क्लासेस पीपल, उन तक को असर पड़ा इसकी वजह से। Okay, the East Indian Company introduced policies that had significant impact on different sections of the population, including the ruling classes, the peasants, the landlords, the tribals, and the sepoys। अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंटली किन किन क्लासेस को, एक तो सबसे तो रूलिंग क्लासेस जो कि राज परिवार से जो कि रूल कर रहे थे, उन पे भी इफेक्ट किया। पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, उन पर भी इफेक्ट किया। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, उन पर भी इफेक्ट पड़ा। ट्राइबल्स, उन पर भी इफेक्ट पड़ा। और सिपाही यानी कि सिपाही। These groups responded to the policies and the action taken by the East Indian Company in different ways। Okay, और इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज और डिफरेंट क्लासेस, रूलिंग क्लासेस के पीपल हो गए, पीजर्स, इन्होंने इन पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़े हुए और विद्रोह किए। ओके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग क्लासेस। ओके, रूलिंग क्लासेस पे कैसे इफेक्ट पड़ा। ओके, यहाँ पर हमारे फर्स्ट से लेकर 4th चैप्टर तक का सब कुछ आया है इसमें। ओके, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने ये पढ़ा कि वहां पे बैटल हुआ, बंगाल साइड में से बक्सर में बैटल हुआ। किस लिए? वहां पे नवाब को हटाने के लिए। सो हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक के इवेंट इसमें वापस से रिवाइज करेंगे। ओके, after the Battle of Buxar in 1764, the East Indian Company appointed British officials called residents in many princely states to ensure that Indian rulers kept their allegiance to the British Raj। Okay, अब बैटल हुआ बॉक्सर का 1764 में। उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिया एज ए रेसिडेंट्स, यानी कि वो यहीं पर ही रहेंगे, ताकि ये जो लोकल रूलर्स थे या जो प्रिंसली स्टेट जो कि जिसका हेड तो एक इंडियन रहेगा, बट इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करेगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इन्होंने ऐसे अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहां बिठा रखे थे ताकि ये जो इंडियन रूलर्स जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे वो उनके साथ विद्रोह ना करना स्टार्ट कर दे। दिस ऑफिशियल्स ऑफन इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। हालांकि इनका डायरेक्ट दखल होता था, जो भी कुछ डिसीजन लेना होता था, जो भी अफेयर्स मतलब जो भी स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी या कोई पॉलिसीज होती थी, इनमें वो दखल देते रहते थे। मैनी नवाब्स एंड राजास लॉस्ट देयर पावर ड्यू टू दिस। और बहुत सारे नवाब्स और राजास ने इसकी वजह से अपनी जो खुद की पावर थी खो चुके थे, क्योंकि इनडायरेक्टली उनको कौन रूल कर रहा था? वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स। They felt unhappy with the company policies that undermined their authority। और कहीं ना कहीं वो नाखुश थे कंपनी की पॉलिसीज से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी और जो पावर जो थी उनकी पूरी फिट होती जा रही थी। एक जो राजा का वर्चस्व होता है वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा था। द कंपनी पॉलिसीज वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एनेक्सिंग इंडियन टेरिटरीज। कंपनी की केवल एक पॉलिसीज थी कि वो टेरिटरीज को अपने अंडर में कैसे कंट्रोल ले। इसके लिए उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी इंट्रोड्यूस की गई, जिसके तहत अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी लड़का, मेन उत्तराधिकारी कोई नहीं बचता है, तो वो राज्य या वो एरिया पूरे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। The doctrine of lapse was one of such policies introduced by the Governor General Lord Dalhousie।
According to this policy, any state that did not have their male heir would automatically be annexed to the company's empire. Okay, इस पॉलिसी के तहत जिससे मैंने अभी समझा, the East Indian Company used the doctrine of lapse to annex states like Satara, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स अपने अंडर में ले ली थे, जिसके सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया, इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। द किंगडम ऑफ झांसी वाज आल्सो एनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी। इसके साथ साथ जो झांसी का जो राज्य था वो भी इसी पॉलिसी के अंडर एनेक्स किया गया था, यानी कि कब्जा कर लिया गया। सिंस द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट रानी लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड सॉन एज द राइटफुल हेयर, क्योंकि कंपनी का ये मानना था कि रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था वो उनका खुद का सगा बेटा नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट किया गया था, जिसकी वजह से वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो पूरे झांसी को उन्होंने एक्स कर लिया था। द कंपनी ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नाना साहेब एज द हायर ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकेंड। अब नाना साहेब ने भी पेशवा बाजीराव सेकंड को अडॉप्ट करा, जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको भी मना कर दिया, नाना साहेब को भी, कि आप का जो ये अडॉप्ट आपने जो लड़का किया है ये इसको भी हम नहीं मानेंगे आपका उत्तराधिकारी और हम अपने अंडर में ले लेंगे। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड द पोजिशन ऑफ द पेशवा had always been an hereditary one. Nana Sahib was also denied the pension that he was entitled to receive after the death of Bajirao II. और उसके साथ साथ उस समय नाना साहेब मराठा एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे और मराठा एम्पायर में पेशवास में ऐसा रहता था कि जो भी उत्तराधिकारी बनता रहता है वो उस मतलब पेशवा का हेड होता रहता है, उन सबसे इनको डिनाइड कर दिया गया। उसके साथ साथ नाना साहेब को पेंशन मिलती थी कि आफ्टर द रिटायरमेंट उनको पेंशन मिलेगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। The East Indian Company believed that it was superior to Indian rulers owning its military strength. Many Nawabs and Rajas tried to negotiate with company for protection of their rights as rulers, but their requests were also turned down. इसके साथ साथ इन्होंने एक और लॉ ये बनाया था कि जहां पर ही कोई भी राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी को रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी बहुत सारे राजा नवाब नाखुश थे और कहीं ना कहीं डर था कि कहीं सिंस वो आर्मी ब्रिटिशर्स की थी तो उनके इशारों पे चलेगी और कभी भी उन पर अटैक कर सकती है या जो उनकी प्रोटेक्शन है उस पर खतरा हो सकता है। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी पर लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको डिनाई कर दिया। When Awadh entered into subsidiary alliances with East Indian Company at 1801, the East Indian Company agreed to station its troops within their territory and pay for the maintenance of the troop. The company in turn promised Awadh internal and external protection. However, in 1856, Governor General Dalhousie annexed Awadh, alleging improper governance and claimed that British intervention was necessary to ensure its proper administration. अब अगर हम अवध की बात करें तो अवध को एनेक्स किया था, अवध की जो टेरिटरी थी वो भी ब्रिटिशर्स ने सब्सिडी अलायंस के थ्रू ही हासिल की थी, यानी कि अवध की टेरिटरी को कब्जा किसके तहत किया था, विथ सब्सिडरी अलायंसेस, हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो वहां पर लॉर्ड डलहौसी की ये मानना था, हालांकि सब्सिडरी अलायंस के तहत जो भी मीन्स वो होता है कि जो भी जितने भी ट्रुप्स मिलिट्री ट्रुप्स होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के तहत होता है। कोई भी राजा अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सेना नहीं रख सकता, ब्रिटिशर्स खुद अपने सिपाही देते हैं, इसके बदले में उनको उसके मेंटेनेंस के हिसाब से पैसा पे करना रहता है कि हमने इतने आर्मी चाहिए तो उसके हिसाब से हमें आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो उस समय डलहौसी ने ये कहा था कि ये लोग ना ही हमको प्रॉपर तरीके से पे कर पा रहे हैं हमारी सेना के और ना ही वो अच्छी तरीके से रूल कर रहे हैं, जिसके तहत लॉर्ड डलहौसी ने 1856 में अवध को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया गया था और ये कहा गया था कि वहां के शासक इस काबिल नहीं है कि वो अच्छे से प्रॉपरली रूल कर सके। Furthermore, the company conspired to bring the Mughal dynasty to their end. In 1849, Lord Dalhousie ordered that the family of the emperor be shifted out to the Red Fort, their ancestral home, and be accommodated elsewhere. The company also stopped minting coins in the name of the Mughal emperor. In 1856, it declared that the Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king and descendant would not be longer to be referred as the king but as prince. अब इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौसी ने एक और काम किया 1849 में कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया और इसी तहत उन्होंने उस समय मुगल एम्पायर का जो पैलेस हुआ करता था वो रेड फोर्ट हुआ करता था, उनको लाल किले से बाहर
कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर रहेंगे। इसके बाद इनका कोई भी उत्तराधिकारी राजा नहीं बनेगा। राजकुमार रह सकता है पर वो राजा नहीं बनेगा। ओके, और 1856 में बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल एम्परर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। इसके साथ उससे पहले जो कॉइन्स होते थे उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इंडिया के मुगल के अंडर थे, तो उनके जो कॉइन्स होते थे उसमें मुगल एम्परर की छवि मिंट होती थी, तो उसको भी उन्होंने हटा दिया गया था। ओके, ये था रूलिंग क्लासेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स की वजह से। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स एंड जमींदार्स। The land revenue system and policies introduced by the East India Company made the lives of peasants and zamindars miserable. They resented British rule due to the heavy taxation and rigid method used by them for collecting the taxes. The burden of paying huge sum of taxes forced peasants to borrow money from moneylenders, who seized their land if they failed to pay the loan. Thus, the peasants often lost their ancestral property. Peasants and farmers, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इनको काफी हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। हैवी टैक्स पे करने की वजह से होता क्या था कि कई बार तो पे कर पाते तो कई बार इनके बस का नहीं होता, तो फिर ये मनी लैंडर्स यानी कि जो पैसे उधार देते हैं उनसे पैसे उधार लेते थे। अब उनसे जब पैसे उधार लिए गए तो पे नहीं कर पाते थे, तो जो जिनसे पैसे उधार लेते थे वो सारी उनकी जमीनें जब्त कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पुरखों की जमीन थी वो भी जो इन पीजेंट्स से छीन ली जाती थी। Okay, the company introduced new land revenue system such that the permanent settlements we divide the taxes into 11 parts. Out of these 11 parts, one part belonged to the zamindars, while the remaining 10 parts went to the company. The zamindar also resented laws such as sunset law, which gave the company the power to sell the land to the highest bidder if the tax were not paid before the end of the day. इसके साथ साथ जो जमींदार थे उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत 11 टाइप के टैक्स लिए जाते थे, जिसमें 10 टाइप का टैक्स ब्रिटिश का ऑफिशियल्स के ऊपर जाता था, केवल 1% टाइप का टैक्स आता था जमींदार के ऊपर आता था। इसके साथ साथ अगर जमींदार फेल हो जाता था, लाइक जमींदार का काम ही होता था कि जितने भी गांव में जमीन है उनका लेखा जोखा रखना, और वो सारी जमीन उसके अंडर में रहती थी, जिसके तहत पीजेंट्स उसको टैक्स पे करते थे। अब वो टैक्स सारा ब्रिटिशर्स को दे देता था। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि बाय चांस अगर जमींदार फेल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए, तो उस तहत भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना रखा था, सनसेट लॉ, जिसके तहत अगर कोई भी जमींदार फेल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जमींदार भी परेशान थे, पीजेंट्स भी परेशान थे, जमींदार भी परेशान थे। ओके, इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अब सोशली क्या चेंजेस हैं? The British also brought in many reforms in Indian society. They encouraged widow remarriage, banned the practice of sati, and gave importance to English language based education. अब इसके साथ साथ कुछ रिफॉर्म्स सोशली करे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने विडो की रीमैरिज हो जानी चाहिए, विधवाओं की रीमैरिज हो जानी चाहिए, जो सती प्रथा थी वो उन्होंने बंद करवाई ब्रिटिशर्स ने। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस देना चाहते थे कि इंडिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज को चलाया जाए, मतलब स्कूल्स में या गुरुकुल्स में। After 1830, more and more Christian missionaries arrived in India, और इसी के तहत उन्होंने इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को आने का निमंत्रण दिया और यहाँ पर चर्च उनके स्कूल्स बनाने के लिए परमिशन दी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वेल कल्चर्ड हो और मीन्स लाइक ज्यादा से ज्यादा पीपल्स यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रचलन हो। अब इसके साथ साथ इन मिशनरीज को ये दे रखा था कि आप फंक्शन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, कैसे फंक्शन करना है, उनको प्रॉपर्टी भी फ्री में दे रहे थे कि आप सेटअप कीजिए। ऑल दिस रिफॉर्म मेड मेनी इंडियंस रिसेंटेबल बिकॉज दे फील दैट ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजियस वेल बीइंग विलफुली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश। और कहीं ना कहीं जो आम इंसान थे उनको डर लग रहा था कहीं ये हम यहाँ पर भी ये लोग क्रिश्चियन जो धर्म है उसको यहाँ पूरा ना कर दे, सब लोग क्रिश्चियन बना दे, जो हमारा जो पुराना जो धर्म चलता आ रहा है, ट्रेडिशन चलता है, वो कहीं विलुप्त ना हो जाए। Their anger grew when British government passed a law in 1850 that allowed people who converted to Christianity to inherit the property of their ancestor. इसके तहत उन्होंने एक और चीज करी ब्रिटिशर्स ने कि अगर कोई भी इंसान क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है यानी कन्वर्ट होता है तो उसकी जो पुरखों की जमीन है उसको वापस दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे लोग काफी गुस्सा थे कि हमें हमारी जमीन का लालच देके हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से भी इंसान काफी जो लोकल पीपल्स थे वो भी काफी गुस्से में थे। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है लास्ट जो
impact on the sepoys. Okay, Indian sepoys were also dissatisfied with the company's rule. They were unhappy with the double standard prevalent in their services condition, pay and allowances, vice versa their Britishers counterparts. अब सिपाही यानी सिपाही काफी नाखुश थे क्योंकि उनको ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं दिया जाता था, उनको ऐसी पोजीशंस नहीं दी जाती थी, ना ही उनको इतना पैसा दिया जाता था. कोई ब्रिटिश सैनिक होता था उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाता था, और भी अलाउंस होते थे, खाने का अलाउंस हो गया, मेडिकल का अलाउंस हो गया, वो सब मिलता था. बट लेकिन जो इंडियन सिपाहीज थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था. Some of the rules that companies introduced were against the religious sentiment. For instance, many held the belief that they would be shunned by their caste community and religious if they crossed the sea. और कुछ उस समय जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंदर में सेना में भर्ती हुए थे, उनका यह मानना था कि अगर हम समुद्र को पार करेंगे, उस समय ऐसी मान्यता रहती थी गांव में, विलेजेस में, कि अगर हम समुद्र को पार करेंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, इस तरह की मान्यता थी. तो काफी लोग नाखुश होते थे बिकॉज जंग लड़ने के लिए तो उन्हें समुद्र भी पार करके कहीं और भी जाना पड़ता था, नदियां पार करके, तो उनकी कम्युनिटी कहीं ना कहीं चेंज नहीं हो जाए या फिर उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट ना हो जाए. सो व्हेन द सिपाहीज वर आस्क्ड टू ट्रैवल बाय सी टू बर्मा इन 1824 टू फाइट अ वॉर फॉर द ब्रिटिश, दे अपोज्ड ऑर्डर्स एंड वर सिविलियरली पनिश्ड. और ये कंडीशन कब आई थी? जब बर्मा, इन प्रेजेंट डे बर्मा मीन्स म्यांमार, जब वहां पर युद्ध लड़ने जाना था ब्रिटिशर्स को, तो अरेबियन बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाना पड़ता, जो कि एक सी है, जिसकी वजह से वो नाखुश थे कि नहीं हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा या हमारी कम्युनिटी या हमारे कास्ट को इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे. जिसकी वजह से जब उन्होंने मना करा था ब्रिटिशर्स ने उनको काफी पनिश किया था. इनफैक्ट द कंपनी पास द लॉ इन 1856 stating that the sepoys had to be willing to render service overseas as well as per requirement. This made the sepoys dislike colonial rule. और इसी वजह से जो इसके साथ साथ उन्होंने 1856 में एक लॉ बना दिया कि अगर आपको भारतीय सेना, मतलब हमारे सेना में आपने भर्ती होंगे तो आपको अब विदेश भी जाना पड़ेगा, एज पर द रिक्वायरमेंट आपको कहीं भी जंग पर जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो. जिससे कि जो इंडियन सिपाहीज थे वो काफी गुस्सा थे कॉलोनियल रूल से. मोस्ट सिपाहीज केम फ्रॉम पीजेंट बैकग्राउंड एंड देयर फैमिलीज लिव्ड इन द विलेज. अब ये सिपाहीज जो थे या सिपाहीज जो थे वो इन सेना में एक शामिल इसलिए हुए थे क्योंकि इनसे इनकी जमीनें छीन ली गई थी, तो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ब्रिटिश सेना में घुसे थे. सो दे वर अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ पीजेंट्स इन द कंट्री साइड. इसके साथ साथ अब इन पीजेंट्स को उस कंडीशंस पता थी कि हमारे साथ इन ब्रिटिशर्स ने पिछली बार क्या बुरा किया था, क्योंकि इनकी जमीनें हड़प ली गई थी इनकी वजह से, क्योंकि हाई टैक्स पे ना करने की वजह से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग. तो कहीं ना कहीं ये पीजेंट्स ही सेना में भर्ती हुए थे, फिर इनके साथ इनकी मान्यताएं थी या जो इनकी मान्यताएं थी कि हम समुद्र क्रॉस करेंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा या कास्ट में कुछ तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो कहीं ना कहीं इन सब का गुस्सा, इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स के साथ पास्ट में क्या उस सब का गुस्सा एक साथ ब्रिटिश कम्युनिटी के अगेंस्ट निकल रहा. The condition of the sepoys in the company's army and the situation in the countryside caused a lot of dissatisfaction amongst them. What added to their discontent were rumors that the cartridges they were using were greased with animal fat, which was against their religion. This triggered rebellion and unfired the sepoys for the revolt of 1857. और इसके साथ साथ एक और चीज ये हुई थी कि जो उस समय गोली आती है, जो अब बड़ी बड़ी राइफल्स आती है उसमें बड़ी बड़ी गोली आती है, तो उसमें कैप रहता है, तो उस गोली के कैप को मुंह से छीलना रहता था. तो ऐसा मानना उस समय ऐसा माना वो था कि जो उसके जो उस गोली का जो कैप जिससे पूरी सर्कल होके बंद रहती है, उस कैप जो बना हुआ रहता था वो एनिमल्स के फैट से बना हुआ रहता था. ओके, एनिमल्स की चमड़ी से या फैट से बना रहा था, जो कि उस समय बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे थे जो कि नॉन वेज नहीं खाते थे या नॉन मीन्स लाइक उसमें वर्जित रहता था. तो कहीं ना कहीं उनको वो प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली बात है. जैसे इंसान लाइक नॉन वेजिटेरियन है और वो पीपल ऑब्वियसली बात है उस गोली को मुंह से छीलेंगे तो उनका धर्म का इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको गंदा भी लगेगा. तो जिसकी वजह से उनको बुरा लग रहा था. और कहीं ना कहीं ये सारे सर्कमस्टांसेस रूलिंग क्लासेस थे ये एक हो गए, पीजेंट्स थे जमींदार से ये एक हो गए, सिपाहीज थे ये एक हो गए, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन था. इसके साथ साथ जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म आया, रिफॉर्म लेके आया क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से इंसानों में काफी गुस्सा है. और जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो पहली भारत के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, सब राजा
रूलिंग क्लासेस सब इकट्ठा हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से मेन लीडर्स थे आप सभी जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, मंगल पांडे हो गए, बहादुर शाह जफर थे, तांत्या तोप थे, इन सब ने मिलकर 1857 का रिवॉल्ट लड़ा गया था। हालांकि इसमें सफल नहीं हुए थे हमारे क्रांतिकारी, बट लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिला दिया था और कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया था कि अगर इन पर ध्यान नहीं देंगे या इनके साथ ज्यादा अन्याय करेंगे तो वापस से कोई रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा और इस बार हमें हार के भागना होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।